16 जुलाई 1990, नॉर्दर्न लूजोन, फिलीपींस। दोपहर का वक्त था जब अचानक धरती कांपने लगी। कुछ ही सेकंड में 7.8 रिक्टर स्केल के एक तेज भूकंप ने पूरे इलाके को बुरी तरह हिला दिया। बड़ी बड़ी इमारतें देखते ही देखते नीचे गिरने लगीं। बागियो सिटी के कई हिस्से धूल और मलबे के ढेर में बदल गए। एक होटल की सीढ़ियों के अंदर सिर्फ 9 साल का एक लड़का मलबे के नीचे फंस गया था। टूटे हुए कंक्रीट ने उसका पैर दबा दिया था और उसके चारों तरफ पूरी बिल्डिंग लगातार गिर रही थी। लोग जान बचाकर बाहर भाग रहे थे। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी, लेकिन उसी वक्त एक आदमी वापस अंदर भागा। वो लड़के का पिता था। उसने टूटी हुई दीवार में बने एक छोटे से रास्ते से खुद को अंदर घुसाया। चारों तरफ टूटा हुआ सीमेंट, गिरती दीवारें और हर सेकंड ये डर कि पूरी बिल्डिंग कभी भी उसके ऊपर गिर सकती थी। लेकिन वो फिर भी अंदर गया। किसी तरह वो अपने बेटे तक पहुंचा। उसने अपने हाथों से मलबा हटाया और अपने बेटे को वहां से बाहर खींच लाया। अपने बेटे की जान बचाते वक्त उसके पैर का लिगामेंट इतनी बुरी तरह फट गया कि वो चोट फिर कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। लेकिन उस भूकंप ने उनसे सिर्फ इतनी चीज नहीं छीनी थी। जिस होटल पर परिवार की पूरी मेहनत टिकी हुई थी, वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। सालों की मेहनत, बिजनेस, सब कुछ एक ही दिन में मलबे के नीचे दब गया। इसके बाद परिवार ने फिलीपींस छोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में नई शुरुआत करने पहुंच गया। पिता टेडी गोंजालेज ने अपनी पूरी जिंदगी दोबारा खड़ी की। उन्होंने फिर से पढ़ाई की, लॉयर बने, नया करियर शुरू किया, नया घर बनाया और अपने दोनों बच्चों को एक बेहतर और स्टेबल जिंदगी देने की कोशिश की। और वही छोटा लड़का जिसे वो कभी टूटती हुई बिल्डिंग से अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर लेकर आए थे, धीरे धीरे बड़ा होकर जवान बन गया। फिर जुलाई 2001 में सिडनी के नॉर्थ राइड इलाके में बने एक शांत 4 बेडरूम वाले घर में पुलिस को एक ऐसा सीन मिला जिसने पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिला दिया। घर के अंदर टेडी गोंजालेज, उनकी पत्नी और उनकी बेटी तीनों मरे हुए मिले। और ये सब करने वाला कोई बाहर का इंसान नहीं था। वो वही बेटा था जिसकी जान बचाने के लिए उसके पिता कभी टूटती हुई बिल्डिंग के अंदर वापस गए थे। एक परिवार जो फिलीपींस के सबसे भयानक भूकंपों में से एक से बच निकला था, जिसने सब कुछ खोने के बाद अपनी जिंदगी दोबारा बनाई। आखिर में उसी परिवार का अंत उनके अपने ही घर के अंदर हुआ। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। 1991 में जब गोंजालेज परिवार ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, तब बाहर से देखने पर वो ऐसे लोग लगते थे जिन्होंने जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर पहले ही झेल लिया हो। वो लोग फिलीपींस के पहाड़ी शहर बागियो से आए थे। कुछ साल पहले आए भूकंप ने उनकी लगभग पूरी दुनिया छीन ली थी। उनका होटल बिजनेस खत्म हो गया था। उनकी पुरानी जिंदगी सीमेंट और धूल के नीचे दब गई थी। लेकिन हार मानने के बजाय टेडी और लोइवा गोंजालेज अपने परिवार को लेकर सिडनी आ गए ताकि सब कुछ फिर से शुरू कर सके। और कुछ समय तक ऐसा लगा जैसे उनकी नई शुरुआत सच में काम कर गई। टेडी फिलीपींस में पहले से लॉ की पढ़ाई कर चुके थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आने के बाद उन्हें लगभग शुरुआत से सब कुछ दोबारा करना पड़ा। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन लीगल सिस्टम के हिसाब से फिर से क्वालिफिकेशन पूरी की, इमिग्रेशन लॉ फर्म शुरू की और धीरे धीरे नए देश में अपना नाम बना लिया। लोइवा भी उनके साथ बिजनेस में काम करती थी और पूरा काम संभालने में मदद करती थी। दोनों की शादी 1977 में हुई थी। 1980 में उनका बेटा सेफ पैदा हुआ और 3 साल बाद उनकी बेटी क्लोडीन। 1990 के आखिर तक कई सालों की मेहनत के बाद परिवार फिर से फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका था। उन्होंने सिडनी के नॉर्थ राइड इलाके में जमीन खरीदी। ये इलाका फैमिली होम्स के लिए जाना जाता था। वहां उन्होंने एक बड़ा 4 बेडरूम वाला घर बनवाया जो साल 2000 में पूरा हुआ। बाहर से देखने पर गोंजालेज परिवार हर मायने में सक्सेसफुल लगता था। वो अपने लोकल कम्युनिटी में एक्टिव थे। सेंट माइकल्स कैथलिक चर्च जाते थे। उनके पास 6 छोटे कुत्ते थे। पड़ोसियों की नज़र में वो एक मेहनती इमिग्रेंट फैमिली थी जिसने अपनी मेहनत और डिसिप्लिन से अपनी टूटी हुई जिंदगी फिर से खड़ी कर ली थी। लेकिन उस घर की दीवारों के पीछे कई सालों से दबाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। टेडी और लोइवा अपने बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते थे, खासकर सेफ से। वो चाहते थे कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा करे, डॉक्टर बने,
या लॉयर, सेफ का सिंगर या एंटरटेनर बनने का सपना उन्हें पसंद नहीं था, और घर का दबाव सिर्फ सेफ तक सीमित नहीं था। जब क्लोडीन के ग्रेड्स गिरने लगे और वो एक ऐसे लड़के को डेट कर रही थी जिसे उसके माता पिता पसंद नहीं करते थे, तब उन्होंने उसे दूसरी जगह भेज दिया ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। उधर सेफ अपने माता पिता की इच्छा के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहा था। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में मेडिकल साइंस में एडमिशन लिया, लेकिन 2 साल बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। फिर उसने एक नई शुरुआत की, इस बार मैक्वेरी यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ने के लिए। लेकिन यहां भी चीजें बेहतर नहीं हुई। असल में उसकी पढ़ाई इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे यूनिवर्सिटी से निकाले जाने का खतरा था, और शायद यही वो मोड़ था जहां से सब कुछ धीरे धीरे एक बहुत अंधेरी दिशा में जाने लगा। क्योंकि सच बताने के बजाय सेफ ने एक नई हकीकत बनानी शुरू कर दी। उसने ग्रेड्स बदल दिए, नकली एकेडमिक रिकॉर्ड्स बनाए, अपने माता पिता को झूठे रिजल्ट दिखाए ताकि उन्हें लगे कि उसकी पढ़ाई अभी भी अच्छी चल रही है। और कुछ समय तक किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर क्लोडीन को उसके झूठ के बारे में पता चल गया और वो सीधा अपने माता पिता के पास चली गई। बस वहीं से सेफ के बनाए हुए सारे झूठ टूटने लगे। उसके माता पिता ने उसका सामना किया। बाद में कोर्ट में सामने आए सबूतों के मुताबिक उन्होंने उसकी कार छीनने की बात कही, एक हरी फोर्ड फेस्टिवा जिससे सेफ को बहुत लगाव था। उन्होंने उसकी बाकी सुविधाएं छीनने की भी बात कही, यहां तक कि अपनी जायदाद से उसका हिस्सा खत्म करने तक की। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आने लगा कि मामला सिर्फ खराब ग्रेड्स या डांट खाने के डर का नहीं था, क्योंकि झूठे रिजल्ट बनाना सेफ का पहला झूठ नहीं था। उसे जानने वाले कई लोगों ने बताया कि सेफ अलग अलग लोगों के सामने खुद की अलग अलग पहचान बनाकर पेश करता था। कुछ लोगों से वो कहता था कि उसे कैंसर है, कुछ के सामने वो खुद को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बताता था। कई लोगों को लगता था कि वो एक सिंगर है जिसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। कुछ लोग उसे मॉडल या एंटरटेनर मानते थे। एक समय पर तो उसने खुद के बारे में एक फैन वेबसाइट भी बनाई थी और दावा किया था कि वो किसी एडमायर ने बनाई है। ये सिर्फ आम बढ़ा चढ़ाकर बातें करना नहीं था। बाद में केस की सुनवाई के दौरान प्रोसिक्यूटर ने उसे ऐसा इंसान बताया जो बार बार झूठ बोलने की आदत रखता था और इतने भरोसे के साथ बोलता था कि लोग उसकी बातों पर आसानी से यकीन कर लेते थे। और यही चीज उसे खतरनाक बनाती थी, क्योंकि जब सेफ कोई कहानी सुनाता था तो उसकी आवाज में जरा भी डर या हिचकिचाहट नहीं होती थी। वो हर बात ऐसे बोलता था जैसे सब कुछ सच हो। और शायद सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि बाद में जो मर्डर्स पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिला देने वाले थे, वो गुस्से में अचानक लिया गया कोई फैसला नहीं था। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक सेफ पहले से अपने परिवार को मारने के बारे में सोच चुका था। बाद में पता चला कि सेफ ने 2001 की शुरुआत में ही अपने परिवार को मारने का फैसला कर लिया था, यानी मर्डर्स होने से कई महीने पहले। अब चलते हैं 10 जुलाई 2001 पर, जिस दिन यह सब हुआ। शाम करीब 4 बजे सेफ अपने पिता की लॉ फर्म से निकला, जहां वो पार्ट टाइम काम करता था। वहां से वो 6 कॉलिंस स्ट्रीट स्थित अपने घर पहुंचा। उस वक्त क्लोडीन घर में अकेली थी। वो ऊपर अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। सेफ किचन में गया और वहां से 2 चाकू उठाए, फिर अपनी कार से एक बेसबॉल बैट लेकर आया। इसके बाद वो क्लोडीन के कमरे में गया। उसने पहले उसका गला दबाया, फिर बेसबॉल बैट से उसके सिर पर कम से कम 6 बार मारा। इसके बाद उसने उसे कई बार चाकू मारा। उसकी गर्दन पर 5 गहरे घाव थे और शरीर पर 2 और। बाद में पता चला कि क्लोडीन की मौत गला दबने, सिर पर जोरदार चोट लगने और पेट में चाकू लगने की वजह से हुई थी। अपनी बहन को मारने के बाद सेफ वहीं रुका रहा। उसके पास रुकने का पूरा समय था। वो अपना फैसला बदल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। करीब 5:30 पर उसकी मां लोइवा घर लौटी। लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया के पास सेफ ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। लोइवा के चेहरे, गर्दन, छाती और पेट पर कई चाकू के घाव मिले। उनकी सांस की नली पूरी तरह कट चुकी थी। बाद में कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में बताया गया कि ये चोट उनकी मौत के बाद लगी थी। करीब 6 बजे लोइवा की बहन अपने बेटे के साथ घर पहुंची। उन्होंने देखा कि सेफ की कार और उनकी बहन की कार दोनों बाहर खड़ी थी, लेकिन घर अंधेरा था और बहुत ज्यादा शांत भी, जबकि घर में 6 कुत्ते थे। उन्होंने कई बार डोरबेल बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने खिड़की से अंदर देखने की कोशिश की। उन्हें लगा जैसे अंदर कोई हिला हो, लेकिन फिर भी कोई बाहर नहीं आया। आखिर में वो दोनों वहां से चले गए। मुमकिन है कि उस दिन सेफ की आंट और कजन बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हों।
लेकिन उसके पिता इतने लकी नहीं थे। करीब 6:50 पर टेडी गोंजालेज घर पहुंचे। घर के अंदर जाते ही सेफ ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। टेडी की गर्दन, छाती, पीठ और पेट पर कई गहरे घाव थे। एक वार उनके फेफड़े तक पहुंचा, एक उनके दिल में लगा और एक वार ने उनकी रीढ़ की हड्डी को भी नुकसान पहुंचाया। फोरेंसिक सबूतों से पता चला कि टेडी ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। उन्होंने मुकाबला किया था। अपने परिवार के तीनों लोगों को मारने के बाद सेफ ने हथियार फेंक दिए। उसने अपना खून लगा कपड़ा और वो जूते भी छुपा दिए जो उसने उस वक्त पहने हुए थे। इसके बाद वो नहाया और साफ कपड़े पहने। फिर उसने एक नीले स्प्रे पेंट के कैन से घर की दीवार पर ऑफ एशियंस के लिखा। वो ये दिखाना चाहता था कि किसी ने उसके परिवार को रेशियल हेट यानी नस्लीय नफरत की वजह से मारा हो। उस रात जब सेफ गोंजालेज अपने पिता, मां और बहन को बेरहमी से मारकर घर से निकला था, उसके चेहरे पर ना घबराहट थी ना डर। अगर कोई उसे उस वक्त देखता तो शायद उसे जरा भी शक नहीं होता कि इस इंसान ने कुछ देर पहले ही इतना घिनौना अपराध किया होगा। करीब 8 बजे सेफ अपने दोस्त सैम डेसियो के घर पहुंचा। दोनों दोस्त साथ में शहर गए। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, फिर वीडियो गेम खेलने एक दुकान पर गए। बाद में सैम को उसके घर छोड़ने के बाद सेफ फिर से कॉलिंस स्ट्रीट वाले घर पहुंचा। फिर रात 11:48 पर सेफ गोंजालेज ने इमरजेंसी सर्विसेज को घबराई हुई आवाज में फोन किया। उसने बताया कि जब वो घर लौटा तो उसने अपने परिवार के लोगों की लाशें घर के अंदर देखी। उसका दावा था कि घर में कुछ घुसपैठिए मौजूद थे और उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो भाग निकले। इसके बाद वो भागकर अपने पड़ोसी के घर गया और उन्हें बताया कि उसके माता पिता को गोली मार दी गई है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें घर के अंदर 3 लाशें मिली और बाहर घर के सामने एक जवान लड़का खड़ा था जो अपने परिवार के लिए रोता हुआ दिखाई दे रहा था। पहली नजर में देखने पर मामला ऐसा लग रहा था जैसे किसी परिवार पर बाहर के लोगों ने हमला किया हो, लेकिन कुछ ही घंटों में चीजें साफ हो गईं। घर में कहीं भी जबरदस्ती अंदर घुसने के निशान नहीं थे। न दरवाजे टूटे थे, न खिड़कियां। घर से कोई कीमती सामान भी गायब नहीं था। यहां तक कि मरे हुए लोगों के पास मौजूद कैश भी वहीं पड़ा था। घर के अंदर जो सामान बिखरा हुआ था वो भी पुलिस को बनावटी लगा। इन्वेस्टिगेटर्स को लगने लगा कि घर को जानबूझकर बिखेरा गया था ताकि लगे कि कोई चोरी करने अंदर आया था। फिर पुलिस ने समय मिलाकर देखा और पता चला कि तीनों की हत्या एक साथ नहीं हुई थी। हर मर्डर अलग अलग समय पर हुआ था। क्लोडीन की मौत करीब 4:30 पर हुई थी, जबकि टेडी गोंजालेज को लगभग 7 बजे मारा गया। और यही बात सेफ की कहानी पर सवाल खड़े करती थी, क्योंकि कोई भी आम हमलावर लगभग 3 घंटे तक एक घर के अंदर रुककर अलग अलग लोगों के लौटने का इंतजार नहीं करेगा। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, सेफ का व्यवहार और अजीब लगने लगा। उसने दावा किया कि उसने अपने परिवार को बचाने के लिए CPR देने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में डिटेक्टिव्स ने बताया कि उस वक्त उसका व्यवहार बहुत अजीब और ठंडा लग रहा था, जैसे उसे अपने परिवार की मौत का असली दुख महसूस ही नहीं हो रहा हो। फिर पुलिस को एक और जरूरी चीज मिली। घर की दीवार पर जो नीला स्प्रे पेंट इस्तेमाल हुआ था, उसी पेंट के निशान सेफ के कपड़े पर मिला। उसके कमरे में पुलिस को एक जूतों का डिब्बा भी मिला जो उन साइज 7 जूतों से मिलता था जिनके निशान क्राइम सीन पर मिले थे। धीरे धीरे पुलिस के सामने सेफ की बनाई हुई पूरी कहानी टूटने लगी, लेकिन मर्डर्स के बाद भी सेफ बाहर की दुनिया के सामने दुखी बेटे का किरदार निभाता रहा। उसकी कुछ बातें ऐसे इंसान जैसी लगती थीं जिसने सच में अपना परिवार खो दिया हो, लेकिन कुछ चीजें लोगों को बहुत अजीब लगीं। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां उसने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को एक एशियन फैमिली की हत्या पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो टीवी पर भी आया और हथियारों से सामने आने की अपील की। यहां तक कि उसने हथियारों के बारे में जानकारी देने वाले के लिए 1 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के इनाम का भी ऐलान किया। फिर आखिरकार अंतिम विदाई का दिन आया। 20 जुलाई 2001 को टेडी, लोइवा और क्लोडीन तीनों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। दोस्त, रिश्तेदार और कम्युनिटी के लोग वहां पहुंचे और उन सबके सामने खड़ा था सेफ। उसने खुद अपने परिवार के लिए स्पीच दी। उसने कहा कि उसके पिता उसके हीरो थे, उसकी मां परिवार का दिल थी और उसकी बहन उस घर की जान थी। लेकिन इसके बाद उसने जो किया, उसने कुछ लोगों को अजीब महसूस कराया। अंतिम संस्कार के दौरान
सैफ ने मराया कैरी और बॉयज टू मेन का गाना वन स्वीट डे अकेले खड़े होकर गाया। ये एक इमोशनल गाना है जो किसी अपने को खोने के दुख के बारे में है। वहां मौजूद कुछ लोगों को उसका वो व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी किसी ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा। अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद ही सैफ अपने फैमिली अकाउंटेंट के पास गया ताकि वो अपनी विरासत के बारे में पूछ सके। अंदाजा था कि उसके पास करीब 15 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की संपत्ति घर में थी और फिलीपींस में लगभग 13 लाख पेसों की संपत्ति भी थी। इसके अलावा एक अपराध का शिकार होने की वजह से उसे 15,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर भी मिल सकते थे। कुल मिलाकर उसकी संपत्ति करीब 8 लाख यूएस डॉलर्स के आसपास थी। और सैफ ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी लाइफस्टाइल बदलनी शुरू कर दी। वो चैट्सवुड के एक अपार्टमेंट में रहने चला गया। उसने अपने माता पिता की कार बेच दी। उसने अपनी माँ के गहने गिरवी रख दिए और एक लेक्सस कार के लिए पैसे भी जमा कर दिए और कहा कि वो इसे अपनी विरासत के पैसे से देगा। इसके बाद उसने फिलीपींस में अपनी गॉड मदर यानी अपनी माँ जैसी एक करीबी महिला से कांटेक्ट किया। उसने कहा कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और सर्जरी के लिए 1,19,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स मांगे, लेकिन उसकी गॉड मदर ने पैसे देने से मना कर दिया। बाहर से सैफ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे उसे कोई चिंता ही नहीं हो, लेकिन पुलिस उस पर नजर रख रही थी। उसकी फोन कॉल्स रिकॉर्ड हो रही थी। एक अंडरकवर ऑफिसर उससे दोस्ती कर चुका था और उसके इंटरनेट रिकॉर्ड्स भी चेक किए जा रहे थे। और एक बड़ी बात सामने आई। मर्डर से पहले ही उसने ऑनलाइन जहर के बारे में सर्च किया था। उसने जहरीले पौधों के बीज भी मंगवाए थे। कुछ हफ्ते पहले उसकी माँ को हॉस्पिटल जाना पड़ा था क्योंकि उन्हें फूड पॉइजनिंग जैसा लग रहा था। वो ठीक होकर घर आ गई थी, लेकिन बाद में कोर्ट ने कहा कि यह फूड पॉइजनिंग नहीं था, बल्कि उन जहरीले पौधों से निकले जहर का असर था जो सैफ ने मंगवाए थे। पुलिस को यह भी पता चला कि सैफ सबूत छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने फूड कंपनी, पुलिस और क्वारंटीन ऑफिस को चिट्ठियां भेजी थी ताकि लगे कि खाने में गड़बड़ी हुई है और शक किसी और पर जाए। लेकिन उन चिट्ठियों में से एक पर मिला फिंगरप्रिंट उसके खिलाफ बड़ा सबूत बन गया। सैफ अपनी बात बार बार बदल रहा था। पहले उसने कहा कि वो मर्डर के समय अपनी कार में था, लेकिन ये झूठ साबित हो गया क्योंकि गवाहों ने उसकी कार देखी थी। फिर उसने कहा कि वो टैक्सी लेकर एक ऐसी जगह गया था जहां सेक्स वर्कर्स मिलती हैं, लेकिन ये बात भी झूठ निकली। वहां के मैनेजर ने कहा कि जिस लड़की के साथ उसने होने का दावा किया था वो उस रात काम पर थी ही नहीं। और टैक्सी ड्राइवर के मामले में भी पुलिस को पता चला कि सैफ ने उसे पैसे देकर नकली रिसीप्ट बनवाई थी। उसने एक नकली ईमेल भी बनाया था ताकि शक एक दूसरे बिजनेसमैन पर जाए जो उसके पिता का कॉम्पिटिटर था। 30 मई 2002 को उसने कहा कि उसके घर में चोरी की कोशिश हुई थी और बाद में कहा कि उसका अपहरण भी हुआ था, लेकिन पुलिस को उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं था। 13 जून 2002 को डिटेक्टिव्स ने सैफ गोंजालेज को उसके चैट्सवुड वाले अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया। उस पर 3 हत्या के आरोप लगाए गए थे और साथ ही एक आरोप ऐसा भी था जो चीजों में जहर मिलाने की धमकी से जुड़ा था। लेकिन जब 2004 में न्यू साउथ वेल्स सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ तो ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं रहा। ये धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बन गई जिसमें महीनों की प्लानिंग, झूठ और सबूतों को बदलने की कोशिशें सामने आने लगी। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, प्रोसिक्यूशन ने एक साफ कहानी पेश की। उनका कहना था कि सैफ ने पहले अपनी बहन की हत्या की, फिर मां का इंतजार किया और उसे भी मार दिया, और फिर पिता का इंतजार करके उन्हें भी खत्म कर दिया। उनका कहना था कि इसके पीछे कोई अचानक गुस्सा नहीं था, बल्कि वजह यह थी कि वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता था। उसे डर था कि वो अपनी आराम और सुविधाएं खो देगा और वो अपने परिवार की संपत्ति बिना मेहनत के पाना चाहता था। 20 मई 2004 को जूरी ने अपना फैसला सुनाया। सैफ गोंजालेस को सभी 4 आरोपों में दोषी पाया गया। कुछ महीनों बाद 17 सितंबर 2004 को जस्टिस ब्रूस जेम्स ने सजा सुनाई। 3 आजीवन कारावास जो साथ साथ चलेंगी और किसी भी तरह से रिहाई की कोई उम्मीद नहीं होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2007 में सैफ ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की। कोर्ट ने देखा कि पुलिस ने उससे जो बयान लिए थे वो सही तरीके से लिए गए थे या नहीं, क्योंकि उस समय उसे फॉर्मल चेतावनी नहीं दी गई थी। 27 नवंबर 2007 को उसकी अपील खारिज कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि कोई गलत फैसला नहीं हुआ है और उसके खिलाफ दिया गया सजा का फैसला पूरी तरह सही है। इसके बाद भी उसने कोशिशें जारी रखीं। 2018 में उसने स्पेशल इंक्वायरी की मांग की, लेकिन वो भी डिसमिस कर दी गई।
2019 में फिर से कोशिश की, फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। मार्च 2021 में तीसरी बार आवेदन दिया, लेकिन वो भी खारिज हो गया। मई 2021 में उसने न्यू साउथ वेल्स के गवर्नर को रॉयल पार्डन के लिए पिटीशन भेजा, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद भी मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अगस्त 2025 में न्यू साउथ वेल्स कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील ने उसे एक और अपील दाखिल करने की परमिशन दे दी। इस बार उसका दावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बीमारी पर था, जिसे उसने बचपन में हुए यौन शोषण से जोड़ा, और उसका कहना था कि यह बात शुरुआती कोर्ट ट्रायल के समय ठीक से सामने नहीं लाई गई थी। और इस तरह यह पूरा केस अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज भी उस अपील की सुनवाई नहीं हुई है। कोई इंसान अपने ही उस परिवार को कैसे खत्म कर सकता है जिसने एक बार सब कुछ खोकर फिर से अपनी जिंदगी बनाई हो? इसका पूरा जवाब शायद कभी पूरी तरह सामने ना आए, लेकिन जो सबूत बाद में सामने आए उनसे इतना साफ था कि यह सब अचानक नहीं हुआ था। इसमें समय लगा था, इसमें प्लानिंग थी, इसमें रिसर्च था, और हर कदम सोच समझ कर लिया गया था। आज सैफ को लिथगो करेक्शनल सेंटर में रखा गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में ब्लू माउंटेन्स के पास है, और शायद अपनी बाकी बची जिंदगी भी वहीं बिताएगा। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।